Welcome to Basic Mining by Sharat Saptal. This is lecture number 82, and here we are going to discuss the selection of stoping method for a particular deposit. Again, I express my gratitude towards the sources which I have taken help of from internet. So I am thankful to them. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे कई स्टॉपिंग के तरीके होते हैं, लेकिन हमारे डिपॉजिट के लिए हमारे फिनेंशियल रिसोर्सेस के हिसाब से हमें कितना प्रोडक्शन चाहिए, इन सब आधार पर हमारे लिए कौन सी सबसे अच्छी स्टॉपिंग मेथड होगी उसको हम काम में लेते हैं. सो व्हाइल कंसीडरिंग द अल्टरनेटिव स्टॉपिंग मेथड्स वी हैव टू कीप इन द माइंड फॉलोइंग पॉइंट्स. कुछ मुद्दे हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है जब हम किसी स्टॉपिंग मेथड को डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी मेथड को अडॉप्ट करना है. सबसे पहले तो हमारे रिजर्व्स या रिसोर्सेस कितने हैं. जाहिर सी बात है, रिजर्व्स जितने ज्यादा होंगे हम उतना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की हालत में रहेंगे. फिर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी लीज की पीरियड है, उसके अनुसार और रिजर्व्स के अनुसार हमारा प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट तय होता है. मेटल कंटेंट कितना है ओर बॉडी में, यानी परसेंटेज ऑफ ओर कितना है, विड्थ ऑफ ओर बॉडी क्या है, उसका डिप क्या है, क्या कहीं प्लंज भी हो रही है आगे जाकर के, कहीं झुकाव भी है उसके अंदर. वेस्ट पैचेस कितने हैं विद इन द मिनरलाइज पोर्शन. हो सकता है कि वेस्ट पैचेस अगर हो तो हमें कुछ रूम एंड पिलर जैसी मेथड या फिर कट एंड फिल मेथड, ऐसे टाइप की मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सिलेक्टिव माइनिंग की गुंजाइश होती है. ओर बॉडी की डेप्थ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये जो स्ट्रेंथ वाला एस्पेक्ट है ये और डिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओर बॉडी और उसकी जो हुक रॉक है, मींस हैंगवॉल फुटवॉल, वो कैसी है, कितनी सख्त है, मजबूत है, और कितने समय तक वो स्टैंड कर सकती है. मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है भाई, इरेटिक है या यूनिफॉर्म है. कई बार बहुत ग्रेड वेरिएशन होता है और कई बार करीब करीब यूनिफॉर्मिटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरलाइजेशन में. जियोलॉजिकल कोई डिस्टर्बेंसेस है क्या, वाटर लॉक्ड एरिया है क्या, या हाइड्रोजियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी है. सरफेस के कुछ स्ट्रक्चर्स को हमको प्रोटेक्ट करना है कि अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही है तो, या सब्सिडेंस से कोई दिक्कत नहीं होगी. कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी और मैकेनाइजेशन हम कितना रख सकते हैं, ये बातें भी बहुत मायने होती है और इसको भी ध्यान में रखा जाता है. अब जब हम माइनिंग करते हैं तो हमें कुछ कुछ चीजों पे बहुत जोर देना जरूरी होता है, जैसे कि हमें जो सेफ्टी ऑफ वर्किंग्स है एंड वर्कर्स ऑल्सो, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. तो मैक्सिमम सेफ्टी वी हैव टू एंश्योर इन द माइनिंग. उसके बाद में ऑपरेटिंग और कैपिटल कॉस्ट जाहिर हमें मिनिमाइज करनी होगी. उसी प्रकार जो शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल जो लगना है, मतलब जेस्टेशन पीरियड जो है, फुल प्रोडक्शन अचीव करने के पहले वाला पीरियड जो है, वो भी मिनिमाइज करना जरूरी है. और स्टोप का सीक्वेंसिंग हमें बराबर हिसाब से करना होगा, कौन से स्टोप्स कब लेने हैं. रिकवरी मैक्सिमम हो इसकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अंडरग्राउंड में वंस द रिसोर्सेस आर लॉस्ट इट इज लॉस्ट फॉर एवर, क्योंकि उसे बाद में निकालना बहुत मुश्किल होता है. तो कोशिश होती है कि ऐसी मेथड ऑफ वर्किंग इस्तेमाल करें या ऐसा हम काम को अंजाम दें कि मैक्सिमम रिकवरी हम कर सकें. डाइल्यूशन कम से कम हो, यानी कि वॉल रॉक का केविंग कम से कम हो. उसके लिए हम जो भी कर सकते हैं आर्टिफिशियली, क्या हम कुछ सपोर्ट जैसे आजकल केबल वोल्टिंग वगैरह होता है, क्या वो कर सकते हैं, ये सब चीजों को डिसाइड करना होता है. स्टोव का जो साइकिल टाइम है, ड्रिल, ब्लास्ट, लोड, मकिंग वगैरह का, वो मिनिमम होना चाहिए. जितने जल्दी हमारा साइकिल्स कंप्लीट होते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन का रेट बढ़ जाएगा. मैकेनाइजेशन हमें जितना हो सकता है काम में लेना जरूरी है. किस प्रकार की हम मटेरियल हैंडलिंग के लिए मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, क्या हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, एलएसडी से लोडिंग कर रहे हैं, या कुछ
कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं, अगर डिप कम है तो क्या हम स्लशर या स्क्रैपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैकलेस है या ट्रैक माइनिंग होगी, ये चीज़ों को हमें डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो डेवलपमेंट है, प्री प्रोडक्शन डेवलपमेंट, बहुत सा डेवलपमेंट हमें ना सिर्फ ओवर बॉडी तक पहुंचने के लिए करना होता है, लेकिन स्टोव के अंदर भी स्टोव प्रिपरेशन नाम का जो डेवलपमेंट होता है वो करना होता है, विच फैसिलिटेट्स द स्टोपिंग ऑपरेशन। तो ये आवश्यक है, लेकिन ये जितना अगर हम मिनिमम करके अपना काम कर सके, दैट इज बेटर। हम जो काम में ले रहे हैं मेथड ऑफ वर्किंग, उसमें हमें ये देखना होता है कि हमारे डिपॉजिट का साइज एंड शेप क्या है। मासिव डिपॉजिट्स वो होते हैं जो बहुत लंबे चौड़े और गहराई में भी, यानी इन ऑल द 3 डायमेंशंस जो उसके पैमाने होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मीलों हो सकते हैं। दूसरी तरफ पाइप डिपॉजिट होता है डायमंड का, जो बहुत एक नीचे से आने वाली एक पाइप जैसा होता है और वो नीचे धीरे धीरे पतला होते जाता है, कोनिकल शेप होता है, बहुत ही एक स्टीप कोन होता है वो, और डेप्थ में जाता है ये। फिर टेबुलर डिपॉजिट होता है। टेबुलर के मायने ये है कि उसकी लंबाई चौड़ाई तो ज्यादा रहेगी, लेकिन उसकी मोटाई या थिकनेस कम रहेगी कंपैरेटिवली। जैसे कि कोल सीम होती है, जैसे कोई किताब की शेप होती है, तो किताब की शेप को हम कह सकते हैं कि इट इज अ टेबुलर इन शेप। लेकिन एक मूली की शेप है, उसे हम पाइप डिपॉजिट कह सकते हैं। और एक कद्दू की शेप है, उसे हम मासिव डिपॉजिट कह सकते हैं कि बहुत बड़ा, उसके चारों तरफ के डायमेंशंस बड़े होते हैं। ऐसा हम थोड़ा सा समझने के लिए समझ सकते हैं। तो ये जो टेबुलर डिपॉजिट होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि फ्लैट ही हो, ये खड़े भी हो सकते हैं, उसका कुछ भी डिप हो सकता है। फिर ऐसे डिपॉजिट जिसका शेप एकदम इरेगुलर है, लंबाई मोटाई चौड़ाई का कोई कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं है, विच इज अनइक्वल एंड इरेगुलर इन ऑल डायमेंशंस, दिस इज कॉल्ड लेंसॉइड डिपॉजिट। पॉकेटी डिपॉजिट, छोटे छोटे पॉकेट्स या लेंसेस अलग अलग शेप के, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते आप, और ऐसे डिपॉजिट को माइन आउट करना ये वाकई में प्रॉब्लमेटिक काम भी है। उसके बाद में हमें दूसरी चीज ध्यान में रखना होता है कि थिकनेस ऑफ डिपॉजिट क्या है। 2 मीटर तक जो थिकनेस होती है उसे हम थिन डिपॉजिट कह सकते हैं। और वहां पर देखिए कि अगर बहुत कम थिकनेस है और हमें माइनिंग करनी है, तो बहुत बार डाइल्यूशन पिक्चर में आता है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ वॉल रॉक्स को काटना होगा, सो दैट हमारी मैकेनाइज्ड वर्किंग हो या मैनुअल वर्किंग हो, हमें इतनी स्पेस तो चाहिए जिसमें हमारा काम हो सके। तो ऐसी सूरत में कीमती ओर बॉडी अगर है तो हमें कुछ वॉल रॉक भी काटनी पड़ सकती है। उसके बाद में जो मीडियम थिक या थिक डिपॉजिट्स हैं, जिसे हम 2 से लेकर 20 मीटर तक मान लेते हैं, ये थिकनेस बड़ी काम करने के लिए अनुकूल होती है। और ये जो है अगर ये थिकनेस है और स्टीपली डिपिंग डिपॉजिट अगर है, तो इसे स्ट्राइक डायरेक्शन में हम स्टोव्स को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि जो स्टोव की लंबाई है, स्टोव की जो लेंथ है, या 2 रिब पिलर के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी को हम लंबाई कहते हैं। तो स्टोव की जो लेंथ है, दैट इज अलोंग द स्ट्राइक ऑफ द डिपॉजिट, तो इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल स्टोपिंग भी कहते हैं, यानी स्ट्राइक के डायरेक्शन में हमारी स्टोपिंग चलती है। दूसरी ओर अगर थिक डिपॉजिट है, मान लीजिए 20 मीटर से ज्यादा थिकनेस है, तो हमें ट्रांसवर्स स्टोपिंग करनी होती है। यानी स्टोव की जो लेंथ होती है, ये वॉल टू वॉल होती है, मान लीजिए हैंग वॉल से फुटवॉल की तरफ, इस प्रकार से लेंथ रहेगी। सो लेंथ ऑफ द स्टोव विल बी अक्रॉस द स्ट्राइक। फिर डिप ऑफ डिपॉजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैमाना है, क्योंकि कैसे ओवर हैंडलिंग होगी ये उस डिप ऑफ द डिपॉजिट पे ही डिपेंड करता है। फ्लैट डिपॉजिट हम कह सकते हैं 20 डिग्री तक के अगर किसी का इंक्लिनेशन है किसी डिपॉजिट का, जो अमूमन कोल के अंदर रहता है, तो उसे हम फ्लैट डिपॉजिट कहते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हम किसी भी प्रकार की मशीनें लगा सकते हैं, जो एक लैटरल प्लेन के अंदर चल सकती है, एलएसडी लगा सकते हैं, या दूसरी ट्रैक माइनिंग की इक्विपमेंट लगा सकते हैं। इंक्लाइंड जो है डिपिंग सीम अगर है 20 से 50 डिग्री तक का,
यहाँ पर ये होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल की जरा दिक्कत होती है, ये कोई अपने आप ग्रेविटी से तो नीचे आएगा नहीं मिनरल। तो ऐसी सूरत में हमें स्लशर या स्क्रैपर जैसी एक प्रकार का एक मैकेनाइज्ड फावड़ा होता है ये, उससे हम मटेरियल को हैंडल करते हैं। लेकिन स्टीपली डिपिंग अगर कोई डिपॉजिट है जैसे कि 50 डिग्री से ज़्यादा, तो आराम से हम ओवरहैंड स्टोपिंग कर सकते हैं और इसमें बैकफिलिंग भी बड़ी इफेक्टिव होती है और कंप्लीट होती है, और नीचे से ड्रॉ पॉइंट से हम मटेरियल निकाल सकते हैं। देखिए ये जो अंडरहैंड स्टोपिंग वगैरह के जो तरीके थे वो सारे मैनुअल तरीके थे, और विद द एडवेंट ऑफ न्यू मशीनरी ये सारी पुरानी जो मेथड्स थी वो सब खत्म सी हो गई है। अभी श्रिंकेज जैसी मेथड भी बहुत कम जगह चलती है, बट वी विल बी डिस्कसिंग दोज मेथड्स। तो फ्लैट डिपॉजिट है, उसमें ब्रेस्ट स्टोपिंग की जाती है। ब्रेस्ट स्टोपिंग के माने ये है कि अपने सीने के लेवल पर आप जैकहैमर से जो ड्रिलिंग करते हैं, पैरेलल होल्स रहते हैं और होल्स आर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हम ब्रेस्ट लेवल के ऊपर ड्रिलिंग करते एक प्रकार से। जबकि दूसरे डिपॉजिट्स जो होते हैं फ्लैट के अलावा, उसमें आप वर्टिकल होल्स भी लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल होल्स भी लगा सकते हो, और एक जो अंडरकट होता है उसके अगेंस्ट में आप उसको ब्लास्ट करते हो, तो मल्टीपल आपको फ्री फेसेस का फायदा होता है स्टोपिंग के दौरान। इन फेवर ऑफ ग्रेविटी जब ब्लास्ट करते हैं तो रॉक ब्रेकिंग बड़ी आसान हो जाती है। रॉक की स्ट्रेंथ ये बहुत बड़ा पैमाना है व्हाइल डिसाइडिंग दी माइनिंग मेथड्स। ये तय करता है कि हमें कैसे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट कैसे काम में लेने होंगे, टूल्स कैसे होंगे, क्योंकि जितनी रॉक की स्ट्रेंथ होगी टूल्स भी उसी प्रकार हाई जिसका वेयर रेजिस्टेंस है ऐसे टाइप के लगेंगे, और इन सब का कॉस्ट ऑफ माइनिंग पर असर होगा। एक तरफ सेफ्टी के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकेगा क्योंकि रॉक की स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन जो दूसरी कॉस्ट ऑफ माइनिंग है वो बढ़ जाती है मटेरियल हैंडलिंग वगैरह में। मशीनें जल्दी वेयर आउट हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपको ब्लास्टिंग में वगैरह खर्चा आता है। तो ये अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, एंड दीज पॉइंट्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। उसके बाद में हमें क्या प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, मैकेनाइजेशन कितना अवेलेबल है, क्या हम जैकहैमर से डीलिंग करके मैनुअल लोडिंग वगैरह करेंगे, या फिर बड़ी लार्ज साइज की जो मशीनें होती है आजकल, लोडर्स होते हैं, एलएसडीज होती है, लो प्रोफाइल के ट्रक्स होते हैं जिसे शटल कार वगैरह कहते हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट यूज करेंगे, किस प्रकार से ड्रिलिंग करेंगे, ये सब चीजें अपनी मैकेनाइजेशन में आती है, एंड दैट डिपेंड अपॉन दी ओर बॉडी, कितनी बड़ी ओर बॉडी है, एंड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। ओर का ग्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा मैंने पहले भी बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लो ग्रेड अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हाईली मैकेनाइज्ड जो मेथड्स है, और जैसे फॉर एग्जांपल केविंग की मेथड्स है या दूसरी भी मेथड्स है जो आजकल इस्तेमाल होती है, लार्ज डाया ब्लास्टो स्टोपिंग वगैरह, ये मेथड्स काम में ली जा सकती है जैसे कि कॉपर वगैरह की माइंस में ली जाती है। हाई ग्रेड हाई वैल्यू का जो मिनरल है जैसे गोल्ड जैसे कोई मिनरल है, तो उसे हम किसी भी डेप्थ तक माइन आउट कर सकते हैं। फिर सेफ्टी, माइनिंग कॉस्ट, रिकवरी, वॉल रॉक डायल्यूशन, ये सारी दूसरी और तमाम कंसिडरेशंस है जिसे हमें ध्यान में रखना होता है व्हाइल डिसाइडिंग व्हाट मेथड वी आर गोइंग टू अडॉप्ट इन द माइन। अब अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड्स में सॉफ्ट रॉक माइनिंग के कुछ मेथड्स है और हार्ड रॉक माइनिंग के मेथड्स है। सॉफ्ट रॉक माइनिंग के माने ये है कि वॉल रॉक और आपकी जो मिनरलाइजेशन है वो दोनों सॉफ्ट है। तो ऐसे मेथड्स जो है उसमें बहुत से ऐसी जिसमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पोस्ट पिलर वाली मेथड्स है, कट एंड फिल की मेथड्स है, या आपके जो बहुत पॉपुलर थी किसी समय पर स्क्वायर सेट माइनिंग या मंडा माइनिंग, जो आजकल ऑब्सोलीट हो गई है क्योंकि टिम्बर बहुत कॉस्टली हो गया है। और बाकी फिर हार्ड रॉक माइनिंग मेथड्स है। अच्छा, उसके बाद में जब आप स्टोपिंग करते हो तो आप स्टोप को किस कंडीशन में छोड़ देते हो, क्या उसे फिलिंग करके छोड़ देते हो बाद में, या उसे खुला ही छोड़ देते हो, ओपन ही छोड़ देते हो। इस आधार पर 3 तरीके के स्टोप माने जाते हैं, स्टोपिंग मेथड्स मानी जाती है।
on the basis of condition of stope that you are leaving after the stoping is over. सबसे पहला है ओपन या सेल्फ सपोर्टेड स्टोप्स। ये वो स्टोपिंग मेथड्स है जिसमें हम सिवा क्राउन पिलर के और रिब पिलर्स के और कोई अलग सपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते। बाज वक्त हो सकता है कि हम केबल बोल्टिंग का इस्तेमाल कर लें, लेकिन दीज आर कॉल्ड सेल्फ सपोर्टेड स्टोपिंग। इसको हम बाद में फिलिंग वगैरह नहीं करते, तो इसे ओपन स्टोपिंग कहते हैं। दूसरा कट एंड फिल स्टोपिंग है, मीन्स जहां पर आप माइनिंग कर लेते हो, साइमल्टेनियसली यू गो ऑन फिलिंग दैट एरिया ऑल्सो। और एक केविंग मेथड है जो अपने हिंदुस्तान में तो कहीं प्रैक्टिस नहीं होती है, लेकिन इसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो ओपन या सेल्फ सपोर्टेड स्टोपिंग है, इसमें स्ट्रॉन्ग आपकी वॉल रॉक एज वेल एज ओर होता है। उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा स्टोपिंग ऑपरेशन होने तक एंड रादर टिल द माइन इज टोटली वर्कड आउट, आपके स्टोप्स कोलैप्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब वो बहुत कॉम्पिटेंट रॉक होनी चाहिए जो केव इन ना हो जाए। इसके अंदर श्रिंकेज मेथड है एक, जो प्रिपरेटरी लेवल के साथ भी होती है और विदाउट प्रिपरेटरी लेवल के साथ भी होती है। उसे हम डिस्कस कर लेंगे दोनों को शॉर्ट में। सब लेवल टॉप स्लाइसिंग, ये भी मेथड अभी ऑब्सोलीट हो गई है, और ये मेथड भी वैसी मेथड है जिसमें हम स्टोप्स को खुला छोड़ देते हैं ओपन स्टोपिंग में। सब लेवल स्टोपिंग जो बहुत पॉपुलर है और आजकल बहुत काम में आती है, टेबुलर थिक अगर ओर बॉडी है 20 मीटर 15 मीटर मोटी, तो इसे हम आराम से, या इवन उससे ज्यादा भी है तो ट्रांसवर्स स्टोपिंग से कर सकते हैं। श्रिंकेज में थिन ओर बॉडी हम काम में लेते हैं। लार्ज डाया ब्लास्ट होल स्टोपिंग या लॉन्ग होल स्टोपिंग ऐसा भी इसे कहते हैं। इसके अंदर जो होल्स होते हैं ज्यादा डायमीटर के होते हैं कंपेयर टू सब लेवल स्टोपिंग, और डाउनवर्ड होल्स होते हैं, और ये थिक और स्टीपली डीपिंग जो बॉडी होती है वहां काम में आता है। रूम एंड पिलर मेथड जो है वो भी एक ओपन स्टोपिंग मेथड में ही आता है, लेकिन इसके अंदर पिलर्स छोड़े जाते हैं, और ये फ्लैट और टेबुलर जो ओर बॉडी होती है और थिन डिपॉजिट्स होते हैं, ज्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए इसकी, ऐसे डिपॉजिट को हम रूम एंड पिलर से माइन आउट करते हैं। ये रूम एंड पिलर कुछ नहीं है, जैसा बोर्ड एंड पिलर होता है कोल माइंस के अंदर उसी प्रकार का होता है। फिर कट एंड फिल स्टोपिंग जो होता है दूसरा टाइप का, जिसमें हम उस जगह को भर देते हैं फिलिंग मटेरियल से। इसमें मॉडरेट टू इनकॉम्पिटेंट रॉक होती है, इसमें रॉक उतनी मजबूत नहीं होती है विच कैन सस्टेन द वाइड फॉर लॉन्ग टाइम, और ये वेरिएबल शेप की हो सकती है। इसके अंदर ये खासियत है कि शेप ऑफ ओर बॉडी अगर चेंज भी होते जा रहा है, स्टिल वी कैन यूज दिस मेथड बिकॉज सम सिलेक्टिव माइनिंग इज पॉसिबल। इस कट एंड फिल स्टोपिंग के अंदर कट एंड फिल है एक, फिर कट एंड फिल विथ पोस्ट पिलर भी एक मेथड है, क्योंकि इसमें यही होता है कि बीच बीच में पिलर छोड़े जाते हैं, जैसे कि आपके कोल माइंस में हम पिलर्स छोड़ते हैं, तो एक वो मेथड है। उसके बाद में स्क्वायर सेट मेथड है। स्क्वायर सेट मेथड जो है वो अभी ऑब्सोलीट हो गई है, वो मेथड भी अभी इस्तेमाल में नहीं आती। ये स्टोप ड्राइव वगैरह कुछ मेथड्स है, और VCR या VRM वर्टिकल क्रैटर रिट्रेट स्टोपिंग, ये भी एक कट एंड फिल स्टोपिंग के प्रकार का ही है, क्योंकि इसमें यह होता है कि एडजेसेंट स्टोप्स को फिल किया जाता है और बीच के स्टोप्स में VCR का इस्तेमाल करके क्रैटर होने वाला जो डिपॉजिट होता है उसका इसमें माइनिंग की जाती है। फिर लास्ट में केविंग मेथड, ये मासिव स्टीप ओर बॉडी अगर है मॉडरेट टू वीक टाइप की, लेकिन ये ओर बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो केव हो, यानी जब एक बार आपने उसको अंडरकट कर दिया तो खुद के ही वजन से, इनकम्बेंट लोड की वजह से वो ओर बॉडी धीरे 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 टूटते हुए बिखरते हुए नीचे आती जाए, ये केविंग मेथड कहलाता है। और ये उसी ओर बॉडी में सक्सेसफुल है जो केवेबल है, जो अपने आप केव होती है, जिसके नीचे से अगर आपने कुछ सपोर्ट निकाल दिया, पिलर्स निकाल दिए, तो वो टूट टूट के नीचे मिनरल सारा नीचे आएगा और नीचे से फिर आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर सब लेवल केविंग है और ब्लॉक केविंग है।
कई बार स्टोपिंग को हम इस आधार पर भी डिफाइन करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं डायरेक्शन ऑफ ड्रिलिंग से, जैसे ओवरहैंड स्टोपिंग। ओवरहैंड स्टोपिंग में यह है कि नीचे की लेवल से ऊपर की लेवल की तरफ आपका स्टोप बढ़ता है। अंडरहैंड स्टोपिंग जाहिर है ये ऊपर की लेवल से नीचे की लेवल तक आपकी स्टोपिंग प्रोग्रेस होती है। ब्रेस्ट स्टोपिंग यानी आप हॉरिजॉन्टल होल्स लगाते हो ब्रेस्ट लेवल के ऊपर, जनरली जैक हैमर वगैरह से। VRM या VCR और इन्वर्टेड बेंच मेथड, ये भी कुछ मेथड्स है। जितनी भी मॉडर्न मेथड्स है ये सारी ओवरहैंड स्टोपिंग है, यानी कि नीचे की लेवल से ऊपर की लेवल की तरफ ये प्रोग्रेस करती है। ये एक टेबल बनाया हुआ है अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड का। ये ओपन स्टोपिंग है, जो पिलर सपोर्टेड है, मतलब जो क्राउन पिलर है, हॉरिजॉन्टल पिलर यानी क्राउन पिलर्स, और जो वर्टिकल पिलर्स यानी कि रिब पिलर्स है, उनके आधार पर ये टिका रहता है स्टोप। इसमें रूम एंड पिलर भी आते हैं, सब लेवल और लॉन्ग होल ओपन स्टोपिंग सारी इसमें आती है। उसके बाद में आर्टिफिशियली सपोर्टेड, इसके अंदर जैसे श्रिंकेज भी आता है। हालांकि श्रिंकेज में जब माइनिंग खत्म हो जाती है तो हम उसको ओपन छोड़ देते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द माइनिंग पीरियड इसमें ओर का खुद का ही सपोर्ट होता है वॉल रॉक्स को। कट एंड फिल स्टोपिंग आती है इसके अंदर, बेंच एंड फिल स्टोपिंग आती है, VCR आती है। ये एक प्रकार से सपोर्ट VCR में भी दी जाती है क्योंकि फिलिंग की जाती है एडजेसेंट स्टोप्स की। और अनसपोर्टेड में ये ब्लॉक केविंग है, सब लेवल केविंग है, और लॉन्ग वॉल माइनिंग भी इसके अंदर शामिल है। अनसपोर्टेड मेथड्स जो है वो टेबुलर डिपॉजिट में, जो रफली टेबुलर या फ्लैट टाइप के डिपॉजिट होते हैं या स्टीपली डिपिंग होती है, और वो स्ट्रॉन्ग रॉक्स जहां होती है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें लोकलाइज सपोर्ट आप रूफ बोल्टिंग जैसे दे सकते हो। नैरो वेन के अंदर काम आता है रूम एंड पिलर, स्टोप एंड पिलर, ये इस प्रकार के सब लेवल ओपन स्टोपिंग, ये सारे इसके अंदर आता है अनसपोर्टेड में। उसके बाद में आपके सपोर्टेड स्टोपिंग में जो है ये वीक जो रॉक होती है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। इसे आर्टिफिशियली हम सपोर्ट करते हैं जहां जहां जरूरत होती है टेम्पररीली, और जब माइनिंग हो जाती है आफ्टर द माइनिंग हाइड्रोलिक प्रॉप्स चॉक्स बार जो भी रहेगा वो निकाल दिए जाते हैं इसमें से। और बेंच एंड फिल, कट एंड फिल, स्टल स्टोपिंग, स्क्वायर सेट, श्रिंकेज, ये सारे मेथड्स इसके अंदर शुमार है। हम इन सभी मेथड्स को डिटेल में हम बाद में देखेंगे। फिर केविंग मेथड, केवेबल मिनरलाइजेशन होना चाहिए। और सरफेस सब्सिडेंस का एक बहुत बड़ा इसके अंदर इश्यू होता है, क्योंकि जो केव होता है और बॉडी, तो वो सरफेस तक उसका इफेक्ट आता है और सब्सिडेंस होता ही होता है। कई बार रॉक बर्स्ट्स आर आल्सो फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद दिस मेथड ऑफ माइनिंग। तो इसके अंदर सब लेवल केविंग और ब्लॉक केविंग, ये दो मेथड्स। फिर सिलेक्टिव माइनिंग ये है, नैरो वेन, लॉन्ग होल ओपन स्टोपिंग, सब लेवल ओपन स्टोपिंग, कट एंड फिल, ये सारी सिलेक्टिव मेथड ऑफ माइनिंग में आते हैं। अनसिलेक्टिव में ये मेथड्स आती है केविंग पर्टिकुलरली, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा ही मिनरलाइजेशन के साथ साथ कई बार वॉल रॉक वगैरह को भी केव हो जाती है, और ये इसमें बहुत कम गुंजाइश है ओर बॉडी को सिलेक्टिवली निकालने की या माइन आउट करने की। हालांकि इसमें से भी कई मेथड्स ऐसी है जो उतनी सिलेक्टिव नहीं है, जैसे कट एंड फिल, ये प्योरली सिलेक्टिव मेथड है, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि आप कट एंड फिल के अंदर जो पोर्शन वीक है मिनरलाइजेशन के मामले में, उसे आप छोड़ भी सकते हो स्टोव के अंदर, उसको फिल की जगह छोड़ सकते हो। उसी प्रकार जो रूम एंड पिलर मेथड है उसके अंदर ये कर सकते हो कि जो भी कमजोर या लो मिनरलाइजेशन वाला या लो परसेंटेज का मिनरलाइजेशन जहां है, ऐसे स्थान के ऊपर के जो मिनरल है उसको आप एक पिलर के रूप में छोड़ सकते हो। सो these methods are actually suitable for amenable for selective mining। लेकिन इसमें ये मेथड्स भी इसलिए इसने शामिल की है
कि इसके अंदर हम डाइल्यूशन को किसी हद तक अवॉइड भी कर सकते हैं और उसी जगह पर माइनिंग कर सकते हैं, उसी जगह को माइन आउट कर सकते हैं जहां पर मिनरलाइजेशन है। ये देखिए, ये कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं कि ओर की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, तो अनसपोर्टेड में कौन कौन सी मेथड रहेगी। ये टेबल जस्ट आपको जानकारी के लिए दिया है मैंने, इसे कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस हमें कॉमन सेंस लगाना है कि भाई ओपन स्टोपिंग जहां भी होती है अनसपोर्टेड, वहां हमारी रॉक्स बहुत मजबूत होती है और इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद ये देखिए, ये कुछ मेथड्स है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। जैसे श्रिंकेज है, ये नैरो स्टोप, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोप अगर आपका बहुत चौड़ी ओवर बॉडी रहेगी तो इसमें स्पैन जो है बैक का, यानी कि स्टोप की जो छत है वो बहुत वाइड हो जाएगी और फिर उसके फॉल होने का भी डर है, और आप बीच बीच में कितने जगह पर सपोर्ट लगाते रहेंगे। आफ्टर ऑल इसमें आप जो ब्रोकन ओवर है उसी के ऊपर खड़े रह करके माइनिंग करते हैं। इसमें यह है कि डेवलपमेंट कॉस्ट जैसी कोई खास डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं लगती है। कन्वेंशनल मेथड है ये, बहुत ही, इसके अंदर कोई मैकेनाइजेशन संभव नहीं है, सिवा नीचे के लेवल में कुछ ट्रांसपोर्ट आप थोड़ा बहुत मैकेनाइज ढंग से कर सकते हैं। लो प्रोडक्शन है इसका, और ब्लॉक हो जाता है जब तक स्टोप कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप क्राउन पिलर तक नहीं पहुंच जाते हो, और उसके अंदर पड़ा रहता है। और कई बार ये होता है कि भाई उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाए और बर्बाद हो जाए, तो दैट इज पॉसिबल। सब लेवल ब्लास्ट होल स्टोपिंग के अंदर और वीसीआर के अंदर मैकेनाइजेशन बड़ा आसान होता है, हाई प्रोडक्टिव मेथड्स है, लेकिन डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा है। ग्रेड कंट्रोल करना मुश्किल है इसके अंदर, क्योंकि आपके पास सिलेक्टिव माइनिंग का ज्यादा जरिया नहीं है, और जो वॉल रॉक है ये भी डाइल्यूट कर सकती है। रूम एंड पिलर में मैकेनाइजेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल मेथड है, जैसे मैंने बताया आपको कि इसके अंदर लो ग्रेड के पोर्शन को आप छोड़ सकते हो। ग्रेड कंट्रोल इसके अंदर आराम से किया जा सकता है। आपको बहुत अच्छे से ये पता रहता है कि इस ब्लास्ट के बाद हमें किस टाइप का मटेरियल मिल रहा है हर जगह से। लेकिन इसमें सब्सिडेंस हो सकता है, कुछ पिलर्स के अंदर और ब्लॉक होता है। कट एंड फिल जो है इसमें डाइल्यूशन कम रहता है, लेकिन ये कट एंड फिल एक्चुअली बहुत सिलेक्टिव माइनिंग में काम आता है। ये लेबर इंटेंसिव है, हालांकि आजकल कट एंड फिल बड़ा मैकेनाइज्ड भी हो गया है। वेंटिलेशन थोड़ा इसमें मुश्किल होता है, और इसके अंदर फिलिंग के लिए कई बार सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करना होता है। टिम्बर्ड स्टोव्स जो होते हैं ये इसके अंदर अच्छी खासी ग्राउंड कंट्रोल हो जाती है, जैसे कि पहले स्क्वायर सेट माइनिंग थी, लेकिन आजकल ये बहुत कॉस्टली हो गया है, टिम्बर मिलना भी मुश्किल हो गया है। सब लेवल केविंग और ब्लॉक केविंग ये हाई प्रोडक्शन वाली मेथड्स है, और इसके अंदर तो कोई सिलेक्टिव माइनिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसके अंदर डाइल्यूशन भी हो सकता है, सब्सिडेंस होता है, तो ये बहुत इसके अंदर मैकेनाइजेशन में कॉस्ट इनकर्ड ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। इसमें हमने जस्ट परिचय देखा कि भाई कौन कौन सी बेसिक मेथड्स होती है और क्या उनकी अप्लीकेबिलिटी है, कैसी कंडीशंस में उसको काम में लेते हैं, लेकिन हर मेथड को हमें तफसील में बाद में देखना होगा। सो विद दिस आई कंक्लूड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and we would continue our lectures in lecture number 83 as well. So please subscribe to the channel and press the bell icon and suggest for improvement.